नमस्कार साथियों, मैं हूं अमित दीप शर्मा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द बेस्ट ज्ञान। सबसे पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स, जो रहेगा 19 जनवरी से 25 जनवरी 2025 तक का। तो इसमें टॉप जो है 30+ क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। तो वीडियो को बिना स्किप करते हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हमारी जो करंट अफेयर्स की मैगजीन है वार्षिकी 2025 ये आ चुकी है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने जो है परचेज कर ली है। तो आज ये गणतंत्र दिवस है, तो इस पे एक ऑफर चल रहा है विशेष रूप से, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर इसे परचेज कर सकते हैं। और ये करंट अफेयर मेंबरशिप प्रोग्राम बहुत पहले से चल रहा है, इसमें हजारों बच्चे जो हैं वो इनरोल हैं। तो इस पर भी आज एक विशेष ऑफर चल रहा है, जो आज रात्रि 12 बजे तक लागू रहेगा। तो आज इस मेंबरशिप को आप मात्र 199 रुपए में ले सकते हैं, और इस मेंबरशिप के साथ जो ये मैगजीन है ये फ्री मिल जाएगी, ठीक है। और इस मेंबरशिप की वैधता जो है वो 365 दिन रहने वाली है। बाकी डिटेल्स जो है वो मैंने यहाँ पर लिख रखी है, इसे आप देख सकते हैं। तो इसे आप जो मेंबरशिप है इसे आप ऐप के माध्यम से ले सकते हैं। ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो बिना देर करते हुए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। बाकी आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, ठीक है। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप इस नंबर पर जो है कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ओके। तो देखते हैं वीकली करंट अफेयर्स को। तो पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने कहां इसरो के तीसरे, ठीक है, तीसरे लॉन्च पैड को स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, श्रीहरिकोटा में, ठीक है। तो केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में इसरो के तीसरे लॉन्च पैड को स्थापित करने की मंजूरी दी है। तो इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है वहीं पर स्थापित किया जाएगा। और यहाँ पर जो इसरो के 2 लॉन्च पैड हैं, यानी अभी तक 2 लॉन्च पैड हैं हमारे पास, तो ये भी यहीं पर स्थापित किए गए हैं और अब तीसरा हो जाएगा। यहाँ से भी अब लॉन्च किए जाएंगे जो रॉकेट वगैरह होते हैं, जो हमारे अंतरिक्ष मिशन है वो यहाँ से अब लॉन्च किए जाएंगे। और इसके लिए जो सरकार द्वारा 3984.86 करोड़ रुपए का जो बजट है वो पारित किया गया है। और ये जो तीसरा लॉन्च पैड है ये 4 साल में बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो भारत के पास जो अब है कुल 3 लॉन्च पैड हो जाएंगे, ओके। बढ़ते हैं आगे। तो प्रश्न रहेगा, पहले महिला खो खो विश्व कप 2025 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? ऑप्शन ए सही होगा, भारत ने जीता है। साथ ही ये पहला विश्व कप था खो खो का, तो इसे आप लोग विशेष रूप से याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो भारतीय महिला टीम ने नेपाल को 78-40 से हराकर पहले महिला खो खो विश्व कप का खिताब जीता है, ठीक है। तो जो फाइनल मैच का आयोजन है वो 19 जनवरी 2025 को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में हुआ था। अब बात करें भारतीय जो टीम की कप्तान है, तो वो है प्रियंका इंगले, इनका नाम याद रखना है, ठीक है। तो भारत ने नेपाल को, भारतीय जो महिला टीम है उसने नेपाल को हराकर जीता है। अब देख लेते हैं कि जो पुरुष खो खो विश्व कप था, क्योंकि दोनों का आयोजन जो है वो एक साथ हुआ था, तो भारतीय पुरुष खो खो टीम ने नेपाल को ही हराकर, यानी महिला और पुरुष दोनों टीमों ने नेपाल की टीम को हराकर, ठीक है। तो पुरुष टीम ने जो नेपाल को हराया है 54-36 से, ठीक है। तो इन्होंने ये खिताब जीत लिया है, पहले खो खो विश्व कप 2025 का। तो ये एक ऐतिहासिक पल है, ठीक है, नाम दर्ज हो गया है कि पहला खो खो विश्व कप का खिताब किसने जीता, महिला और पुरुष दोनों ने ही भारत में जीता है, ठीक है। तो फाइनल मैच का जो आयोजन है पुरुष का ये भी 19 जनवरी 2025 को हुआ था। और भारतीय टीम के कप्तान की बात करें तो ये थे प्रदीप वायकर, नाम याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। तो पहले खो खो विश्व कप की बात करें हम लोग, थोड़ी चर्चा कर लेते हैं इस पर। तो भारत की मेजबानी में इसका आयोजन हुआ, ठीक है। तो आयोजन कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में 13 से 19 जनवरी 2025 के दौरान। कहाँ पर हुआ? तो इसका आयोजन हुआ इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में, ठीक है। तो इसमें जो है 23 देशों की टीमों ने भाग लिया, जिनमें 20 पुरुष टीम थी, ठीक है, 20 पुरुष टीम टीम थी और 19 महिला टीम शामिल हुई। भारत की पुरुष व महिला टीम ने पहले खो खो विश्व कप का खिताब जीता। बस यही लाइन जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। और दोनों ही टीमों ने नेपाल की टीम को हराया है, ओके। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स का नया भागीदार यानी पार्टनर, भागीदार का मतलब होता है देखिए पार्टनर, पार्टनर देश बना है?
तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नाइजीरिया। तो नाइजीरिया ब्रिक्स का नौवां, कौन से नंबर का भाई, नौवां भागीदार देश बन गया है। अब कौन कौन से देश हैं इसमें, 9, तो यहाँ पर देश देख लेते हैं। बेलारूस है, बोल्विया है, क्यूबा है, कजाकिस्तान है, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान जो है वो ब्रिक्स के पहले से भागीदार देश है। यानी 8 ये देश हो गए और नौवा बन गया है नाइजीरिया। अब क्या होता है साथियों कि जो ब्रिक्स का अगर सदस्य बनना होता है तो सबसे पहले इसे भागीदार देश बनना होता है। ठीक है, तो जनवरी 2025 के दौरान इंडोनेशिया जो है वो आपने पढ़ा है कि ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश बन गया था। ओके, अब बात कर लेते हैं हम लोग ब्रिक्स की। तो ब्रिक्स क्या है भाई, तो ब्रिक्स की स्थापना ब्रिक के रूप में, इसकी स्थापना जो है वो वर्ष 2006 में हुई थी और 4 देशों के नाम से ये ब्रिक्स शब्द जो है वो बना था। तो कौन कौन से देश थे, ब्राजील, रूस, भारत, चीन। देखिए यहाँ पर बी का मतलब है ब्राजील और आर का मतलब रूस और आई का मतलब इंडिया और सी का मतलब चाइना है। तो इन्हीं 4 देशों के जुड़ने से इस संगठन की स्थापना की गई थी। उसके बाद क्या हुआ कि वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका जो है वो इस संगठन का 5वां सदस्य बन गया और ये संगठन जो है वो ब्रिक्स के रूप में जाना जाने लगा, यानी एस में जुड़ गया तो ये ब्रिक्स बन गया। अब क्या हुआ भाई, वर्ष 2024 में ईरान, मिस्र, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात जो है इसके नए सदस्य बन गए थे। इसी दौरान क्या था कि जो अर्जेंटीना था वो इसका सदस्य बनने वाला था लेकिन उसने लास्ट मौके पर मना कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 देश जो है वो इस जनवरी 2024 के दौरान सॉरी यहाँ वर्ष 2024 के दौरान 4 देश जो बने थे, इसके सदस्य 5 बनने वाले थे लेकिन 4 बने थे तो कुल हो गए थे 9। ठीक है, और इसके बाद जो है 10वां यहाँ पर सदस्य देश कौन सा बना था, ये बना था आपका, हाँ तो ये बना था आपका इंडोनेशिया। ठीक है, इससे पहले मैंने बताया है इंडोनेशिया। ठीक है, तो ये इसका 10वां सदस्य बन गया था। अब बात कर लेते हैं ब्रिक्स के पहले सम्मेलन की। तो पहला सम्मेलन जो है वो वर्ष 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में आयोजित हुआ था। अब बात करें 16वां ब्रिक्स सम्मेलन की, ये तो वर्ष 2024 में रूस के कजान में आयोजित हुआ था। अब इसकी मुख्यालय की बात करें ब्रिक्स की, तो इसका जो मुख्यालय है वो शंघाई चीन में है और वर्तमान में यानी 2025 में जो इसका अध्यक्षता कर रहा है वो ब्राजील कर रहा है। ठीक है, तो ये जो नए भागीदार और सदस्य देश बने हैं इसकी घोषणा भी ब्राजील के द्वारा ही की गई है। ओके, तो ये बात याद रखेंगे, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न रहेगा निम्न में से कौन सा देश हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से अलग हो गया है। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो कौन सा देश भाई अलग हुआ है इस वर्ष, तो ये हुआ है अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिका में भी नए राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने इसकी घोषणा की है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कब, 20 जनवरी 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो अलग होने का कारण जो है उन्होंने बताया है कोविड-19 में WHO के खराब प्रबंधन और सुधार की कमी को बताया है। ओके, तो डोनाल्ड ट्रंप ने WHO सहित सभी अमेरिकी विदेशी सहायता पर अगले 90 दिनों तक रोक जो है वो लगा दी है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, मतलब ये अब WHO की जो फंडिंग हो रही थी अमेरिका की तरफ से उसे भी रोक दिया गया है और अभी हाल ही में मतलब सभी जो विदेशी सहायताएं थी उन सबको 90 दिनों के लिए रोक दिया गया है। ठीक है, इसके बाद इसे बहाल किया जाएगा। इसी दौरान ट्रंप ने पेरिस जलवायु समझौते यानी 20 जनवरी को ही, ठीक है, पेरिस जलवायु समझौते से अलग होने की घोषणा भी कर दी है। यह दूसरी बार है जब अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते से अलग हुआ है। इससे पहले कब हुआ था, तो इससे पहले वर्ष 2017 में ट्रंप की सरकार, जब ट्रंप बने थे 2016 में अमेरिका के राष्ट्रपति, उसके बाद ही वर्ष 2017 में ट्रंप ने अमेरिका को इससे अलग कर लिया था। किससे, पेरिस जलवायु समझौते से थे। ठीक है, तो उसके बाद जब जो बाइडेन बने थे अमेरिका के राष्ट्रपति, ठीक है, तो उन्होंने वर्ष 2021 में पुनः इस समझौते में जुड़ गए थे। अब हम लोग बात कर लेते हैं भाई अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका की बात हो रही है। तो राजधानी कहां पर है, वाशिंगटन DC में, मुद्रा है डॉलर और अमेरिकी राष्ट्रपति अब भी बने हैं कौन, डोनाल्ड ट्रंप, जो कौन से नंबर के हैं भाई, 47वें नंबर के, याद रखिएगा। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 हाल ही में किसे प्रदान किया गया है, तो इसे प्रदान किया गया, ऑप्शन सी सही होगा, इनकोइस। ठीक है, तो इनकोइस क्या है भाई, तो संस्थागत श्रेणी में भारतीय भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र यानी इनकोइस को
आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार जो है वो आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अमूल्य योगदान के लिए व्यक्तियों यानी व्यक्तियों को भी प्रदान किया जाता है। ठीक है, व्यक्तियों व संगठनों को प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाता है। तो इस वर्ष किसे प्रदान किया गया भाई? संस्थागत श्रेणी में, यानी व्यक्तिगत नहीं, संस्थागत श्रेणी में प्रदान किया गया है। तो प्रत्येक वर्ष क्या होता है भाई? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती जो मनाई जाती है 23 जनवरी को, और इसे हम लोग पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 23 जनवरी को इस पुरस्कार की घोषणा की जाती है। तो पुरस्कार स्वरूप भाई जो व्यक्ति, अगर कोई इस व्यक्ति को दिया जाता है तो 5 लाख रुपए और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। जबकि अगर संगठन को दिया जाता है, तो इस बार संगठन को दिया गया है, ठीक है, तो इसे कितने रुपए मिलने वाले हैं भाई? 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए और प्रमाण पत्र जो है वो प्रदान किया जाता है। अब बात कर लेते हैं भाई भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र यानी इनकोइस की, जिसे पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसकी स्थापना हुई थी 1947 में। कहां पर हुई थी भाई? हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में हुई थी। और यह भारत की आपदा प्रबंधन रणनीति का एक अभिन्न अंग है, जो समुद्र से संबंधित खतरों के लिए 10 मिनट पूर्व प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करता है। जैसे मान लीजिए कोई अगर खतरा है समुद्र में, ठीक है, समुद्री सीमा पर, तो ये 10 मिनट पहले इसकी चेतावनी जारी जो है वो कर देता है। ओके, तो बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न रहेगा विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 हाल ही में किसने जीती है? तो ऑप्शन सी सही होगा, कर्नाटक ने जीती है। तो कर्नाटक ने किसे हराकर भाई? विदर्भ को हराकर 5वीं बार, याद रखिएगा, 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 जीती है। तो ट्रॉफी का जो यह है वो 32वां संस्करण था, जिसका आयोजन 21 दिसंबर 2024 से 18 जनवरी 2025 के दौरान हुआ। फाइनल मैच का जो आयोजन है वो कोताम्बी स्टेडियम बड़ोदरा यानी गुजरात में हुआ। और कर्नाटक के कप्तान की बात करें तो ये है मयंक अग्रवाल, और विदर्भ के कप्तान जो हैं वो करुण नायर हैं। ठीक है, तो कर्नाटक ने जीता है, तो कप्तान का नाम आप याद रखिएगा, ये है मयंक अग्रवाल। और हराया किसे है? विदर्भ को, तो इसके कप्तान है करुण नायर। तो फाइनल मैच का जो प्लेयर ऑफ द मैच है वो रविचंद्रन समरन को चुना गया, और प्लेयर ऑफ द सीरीज यानी पूरी सीरीज का जो प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया वो करुण नायर को चुना गया, जो विदर्भ के कप्तान हैं। ओके, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2025 का आयोजन कब से कब तक हुआ? ऑप्शन ए सही होगा, 11 जनवरी से 17 जनवरी 2025 तक। साथियों, वीडियो का जरा सा भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है तो इसे आप लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और आपका अगर कोई भी सुझाव है तो उसे आप कमेंट करें। ठीक है, और क्या है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन जो है वो भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 11 से 17 जनवरी 2025 के दौरान राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2025 का जो आयोजन है वो किया गया। ठीक है, कब किया गया भाई? 11 से 17 जनवरी 2025 के दौरान। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक करना। ठीक है, थीम की बात करें तो वाया रोड सेफ्टी देयर, यह है इस वर्ष की थीम। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है इंडिया ओपन बैडमिंटन में पुरुष एकल का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो इसे जीता है भाई विक्टर एक्सेलसन ने। तो किसे हराकर जीता है? तो डेनमार्क के हैं विक्टर एक्सेलसन। इन्होंने हांगकांग के सी यू ली को हराकर इंडिया ओपन बैडमिंटन में पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो ये तो हो गई भाई पुरुष एकल की बात। अब बात कर लेते हैं महिला एकल की बात। तो वहीं दक्षिण कोरिया की है एन से यंग। इन्होंने थाईलैंड की ई चोचुबोंग को हराकर इंडिया ओपन बैडमिंटन में महिला एकल का खिताब भाई जीता है। ओके, बढ़ते हैं आगे। तो प्रश्न है ये काफी महत्वपूर्ण है। सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सी सही होगा, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। इन्हें अभी महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो इन्होंने भाई जो स्थान किसका लिया है? इन्होंने स्थान लिया है अनीश दयाल सिंह का। किसका? अनीश दयाल सिंह, इनका स्थान लिया है, जो 31 दिसंबर 2024 को सेवानिवृत्त हो गए थे। अभी आपने इससे पहले एक क्वेश्चन और देखा होगा कि सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने थे? बितुल कुमार।
तो बता दूं आपको, अनीश दयाल के सेवानिवृत्ति होने के बाद जो बितुल कुमार थे वो सीआरपीएफ के कार्यवाहक महानिदेशक नियुक्त किए गए थे। कौन थे भाई? कार्यवाहक, ठीक है, यानी एक्टिंग। ओके, तो इसके बाद अब क्या हुआ कि इन्हें अब ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है, इन्हें अब नियुक्त कर दिया गया है। ओके, तो बात कर लेते हैं हम लोग सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। गठन होता है 27 जुलाई 1939 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है और महानिदेशक तो पता ही है आपको, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न रहेगा, विश्व आर्थिक फोरम 2025 की वार्षिक बैठक का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ? तो ऑप्शन बी सही होगा, दावोस में। तो स्विट्जरलैंड के कहां पर भाई? स्विट्जरलैंड के दावोस में 20 से 24 जनवरी 2025 के दौरान विश्व आर्थिक फोरम 2025 की वार्षिक बैठक का आयोजन हुआ। यानी वर्ष में एक बार ये बैठक होती है, ठीक है, वार्षिक इसीलिए कहा गया है। तो भारत की ओर से जो केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, इन्होंने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का जो है वो नेतृत्व किया। यानी प्रतिनिधि मंडल का इन्होंने नेतृत्व किया, इसका मतलब इसमें और लोग भी शामिल हुए। कौन कौन शामिल हुए? तो भारत से जल शक्ति मंत्री हैं सीआर पाटिल, नागरिक उड्डयन मंत्री हैं राम मोहन नायडू और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं चिराग पासवान। ठीक है, इन्होंने भी भाग लिया और नेतृत्व किसने किया इस प्रतिनिधि मंडल का? अश्विनी वैष्णव जी ने। ठीक है, तो इस सम्मेलन में भाई क्या हुआ या बैठक में क्या हुआ? तो इसमें समावेशी विकास, सामाजिक, भौतिक एवं डिजिटल बुनियादी ढांचों में निवेश और प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। अब बात कर लेते हैं हम लोग विश्व आर्थिक फोरम की, ठीक है, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो स्थापना इसकी होती है 24 जनवरी 1971 को और संस्थापक कौन थे? क्लाउस श्वाब और मुख्यालय कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में है और अध्यक्ष हैं वोर्गे ब्रेंडे। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में अमेरिका के कौन से वे राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है? इससे पहले मैं बता चुका हूं, तो ऑप्शन सी सही होगा 47वें। ठीक है, तो 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है। इससे पहले जब ये 2016 में बने थे तो कौन से नंबर के बने थे भाई? 45वें। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और जो बाइडेन थे वो 46वें अमेरिकी राष्ट्रपति थे और अब 47वें बने हैं कौन? डोनाल्ड ट्रंप। और उनका जो अब जो हाँ डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो यह अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। जैसा कि मैंने भी बताया 2016 में बने थे और अब 2025 में बन गए हैं। उनका जो पहला कार्यकाल है वो 20 जनवरी 2017 से 20 जनवरी 2017 से 20 जनवरी 2021 तक का रहा था। क्या होता है भाई, अमेरिका का चुनाव जो होता है वो दिसंबर महीने में हो जाता है। ठीक है, तो 2016 में बने थे और शपथ ग्रहण कब करता है कोई भी राष्ट्रपति? तो ये 20 जनवरी को करता है। चाहे कोई भी राष्ट्रपति बने, ये तिथि निर्धारित है अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की। ओके, तो वहीं जो अब बात करें जेंडी वेंस, ये है अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी है। ठीक है, इन्होंने भी शपथ ग्रहण कर ली है। अब बात कर लेते हैं अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में है, मुद्रा डॉलर, और राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है? इसे लिखा है भाई पंकज मिश्रा जी ने। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन यानी AIPOC का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ? तो ऑप्शन ए सही होगा, पटना में। कहां पर भाई? पटना में। तो बिहार के पटना में 20 जनवरी 2025 को 85वें, ठीक है, याद रखिएगा, 85वें नंबर के अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन यानी AIPOC का आयोजन हुआ। इसका जो उद्घाटन है वो लोकसभा के अध्यक्ष हैं हमारे ओम बिरला जी, इनके द्वारा किया गया। इस सम्मेलन में विभिन्न राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों के पीठासीन अधिकारियों व उपाध्यक्षों ने भाग लिया। विषय क्या था भाई? संविधान की 75वीं वर्षगांठ, संसद और राज्य विधानसभाओं के संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने में योगदान। अब देखिए, इसका आयोजन जो बिहार में हुआ, तो बिहार के बारे में जान लेते हैं। राजधानी कहां पर है? पटना, जहां पर इसका आयोजन हुआ है। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, जो कहाँ के राज्यपाल थे इससे पहले भाई? केरल के। ठीक है, केरल के राज्यपाल थे इससे पहले और अभी हाल ही में बिहार के राज्यपाल बन गए हैं और मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। बढ़ते हैं आगे।
प्रश्न है, कहाँ के वर्जिन नारियल तेल को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? ऑप्शन सी सही होगा, अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निकोबार जिले, कहाँ के भाई? निकोबार जिले के वर्जिन नारियल तेल को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 जनवरी 2025 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। तो 19 जनवरी को जो एपिसोड प्रसारित हुआ मन की बात का, यह 118वां एपिसोड था। ठीक है, तो बात करें, इससे एक नोट है आपके लिए जो काफी महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो वर्ष 2004 में दार्जिलिंग की चाय को पहली बार जीआई टैग प्रदान किया गया था। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि कौन सा उत्पाद है जिसे पहला जीआई टैग मिला? तो कौन सा है भाई? दार्जिलिंग की चाय। कब मिला? वर्ष 2004 में। ओके, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य ने 21 जनवरी 2025 को अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो सभी सही होगा, यानी मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, उपरोक्त सभी। तो इस ऑप्शन को सही करते हैं क्योंकि सभी राज्यों ने 21 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया है। तो मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय राज्य ने 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया। क्या हुआ था भाई? 21 जनवरी 1972 को। कब? 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय राज्य जो हैं वो उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत पूर्ण राज्य बने थे। ठीक है, तो इसी की मतलब जो डेट है, इसी दिन इन राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ओके, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न रहेगा, पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025 का आयोजन हाल ही में कहां पर हुआ या कहां पर होगा? ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है, गुजरात में। तो गुजरात के गांधीनगर में स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय परिसर में पहले ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025 का जो आयोजन है वो 27 जनवरी से 30 जनवरी 2025 के दौरान होगा। ओके, तो इस सम्मेलन में भाई जो भारतीय ओलंपिक संघ है उसके अधिकारीगण जो हैं वो भाग लेंगे। इसमें क्या होगा भाई? वित्त पोषण और सतत खेल अवसंरचना के निर्माण के लिए रणनीतियों व अभिनव आर्थिक मॉडलों पर चर्चा की जाएगी। यह सम्मेलन जो है वो भारत को 2036, आपको पता होगा कि भारत जो है वो 2036 में ओलंपिक की मेजबानी की करने के लिए अपना दावा ठोक रहा है। ठीक है, तो उसी पर जो है बात होगी इस सम्मेलन में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की गई है? तो इसे शुरू किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। ऑप्शन बी सही होगा। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय। इन्हीं के द्वारा रायपुर में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना शुरू की गई है। इसके तहत क्या होगा? जो राज्य के भूमिहीन कृषि मजदूर हैं या बैगा या गुनिया, इनको 10,000 रुपए वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये बात आप याद रखिएगा, कितनी सहायता प्रदान की जाएगी? 10,000 रुपए वार्षिक। किसे? तो भूमिहीन कृषि मजदूरों, बैगा और गुनिया को। तो इस योजना के लिए जो राज्य सरकार ने 562 करोड़ रुपए जो है आवंटित किए हैं। ओके, तो इससे क्या होगा? राज्य के जो 5.62 लाख से अधिक लोग हैं वो लाभान्वित होंगे इस योजना से। ओके, तो हम लोग बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। राजधानी कहां पर है? रायपुर में। राज्यपाल है रामेन डेका जो हाल ही में नियुक्त किए गए हैं, और मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न, किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे सुरंग का उद्घाटन किया है? याद रखिएगा, यहाँ पर एक्सप्रेस वे सुरंग की बात हो रही है। तो किसने किया है भाई? चीन ने। ओके, तो चीन ने तियान सांग सेंगली सुरंग, इसका नाम भाई याद रखिएगा, चाइना है तो उसका नाम भी उसी तरह से होता है। तियान सांग सेंगली सुरंग का जो उद्घाटन हाल ही में किया गया है, किसने किया? चीन ने। तो यह दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे सुरंग है जिसकी लंबाई 22.13 किलोमीटर है। यह सुरंग जो है वो चीन के उरमची पुली एक्सप्रेसवे का हिस्सा है जो जिजियांग उइगुर क्षेत्र में बनी है। इसका निर्माण जो है वो 2020 में शुरू हुआ था और अभी हाल ही में पूरा हुआ है। बात कर लेते हैं, चीन की राजधानी बीजिंग में है, मुद्रा है रेनमेनबी और राष्ट्रपति हैं सी जिनपिंग। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन यानी IORA के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो इसे नियुक्त किया गया भाई संजीव रंजन को, यानी ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, तो विदेश मंत्रालय द्वारा 1993 बैच के विदेश सेवा अधिकारी हैं, यानी IFS अधिकारी हैं संजीव रंजन। इन्हीं को अभी हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। बात कर लेते हैं हम लोग हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की। तो इसकी स्थापना होती है 6 मार्च 1997 को। ठीक है, और मुख्यालय एवेने यानी मॉरिशस में है, और सदस्य हैं इसके 23। ठीक है, इसमें भारत भी इसका सदस्य है। और उद्देश्य क्या है भाई इस एसोसिएशन का? हिंद महासागर के सीमावर्ती देशों के बीच आर्थिक सहयोग और सतत विकास व क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना। ओके, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कॉफी का 7वां सबसे बड़ा उत्पादक देश हाल ही में कौन सा बन गया है? तो बना है अपना प्यारा देश भारत। तो भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा, कौन से नंबर का भाई? 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश बन गया है। ठीक है, कॉफी उत्पादक देश बन गया है। तो भारत में मुख्य रूप से ये पूछा जा सकता है आपसे, तो भारत में मुख्य रूप से अराबिका और रोबस्टा कॉफी का उत्पादन होता है। अब देख लेते हैं भाई शीर्ष देश कौन है कॉफी उत्पादन के मामले में। तो नंबर 1 पे आता है ब्राजील, दूसरे नंबर पे आता है वियतनाम, तीसरे नंबर पर कोलंबिया, चौथे नंबर पर आता है इंडोनेशिया, और वहीं 5वें नंबर पर आता है होंडुरस, और 6वें नंबर यानी भारत से ज्यादा उत्पादन करता है मैक्सिको, और 7वें नंबर पर आता है अपना प्यारा देश भारत। ठीक है, तो साथियों मुझे पता है आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और कम से कम अपने 2 दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। इससे क्या होगा कि हमें हेल्प होगी। ओके, और अगर कोई भी सुझाव आपका है तो आप निसंकोच क्या कर सकते हैं, कमेंट। ओके, तो हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। और हाँ, इसकी PDF जो है वो ऐप पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, 5वें खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन हाल ही में कहां पर शुरू हुआ है? तो इसका आयोजन शुरू हुआ है लद्दाख में। तो लद्दाख के नवांग दोर्ज स्टोवदान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 23 जनवरी 2025 को 5वें खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन जो है वो शुरू हो गया है। इसका उद्घाटन जो है वो हमारे केंद्रीय खेल मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी, इनके द्वारा किया गया। अब इसका जो आयोजन है वो साथियों 23 से 27 जनवरी 2025 के दौरान होगा। तो यह इसका पहला चरण होगा, याद रखिएगा यह इसका पहला चरण होगा। और इसके दूसरे चरण का जो आयोजन है वो जम्मू कश्मीर में 22 से 25 फरवरी 2025 के दौरान होगा। ओके, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, जल जीवन मिशन में सौर ऊर्जा के इनोवेटिव उपयोग के लिए किस राज्य को प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसे सम्मानित किया गया है उत्तर प्रदेश को। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। तो उत्तर प्रदेश राज्य को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने और जल जीवन मिशन परियोजना में सोलर पावर के उत्कृष्ट प्रयोग के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये काफी महत्वपूर्ण पुरस्कार है। ठीक है, तो जो यूपी के हमारे साथी हैं उनके लिए प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई थी। तो ये डेट भी आप लोग विशेष रूप से याद रखिएगा क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो जल जीवन मिशन की शुरुआत कब की गई थी? 15 अगस्त 2019 को। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। अब भाई बात कर लेते हैं इसका लक्ष्य क्या था। तो इसका जो लक्ष्य था वो वर्ष 2024 तक दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी घरों में शुद्ध पेयजल को पहुंचाना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत जो है वो कौन से स्थान पर रहा है? तो ऑप्शन डी सही होगा, चौथे स्थान पर। तो ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग द्वारा जारी, किसने जारी किया है भाई? ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग। तो इसके द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया गया है जिसमें भारत जो है वो 143 देशों में चौथे स्थान पर रहा है। वहीं शीर्ष की बात करें तो इसमें रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका। और पाकिस्तान की, जब भारत की बात आती है तो पाकिस्तान की बात करना तो जरूरी हो जाता है। तो जो भारत का पड़ोसी देश है पाकिस्तान, यह रहा है 12वें स्थान पर। ओके,
तो हम लोग देख लेते हैं शीर्ष देश। तो नंबर 1 यानी पहले स्थान पर रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे पर रूस है, तीसरे पर चीन है और चौथे पर भारत है, पांचवें पर दक्षिण कोरिया, वहीं 6वें स्थान पर है यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन और 7वें स्थान पर फ्रांस है, 8वें पर जापान, 9वें पर तुर्की और 10वें स्थान पर आता है इटली। ओके, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न रहेगा वर्ष 2025 में फिडे शतरंज विश्व कप की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो यानी इसी वर्ष, तो इसी वर्ष भारत जो है, अपना प्यारा भारत इस शतरंज विश्व कप की मेजबानी करेगा। तो भारत द्वारा वर्ष 2025 यानी इसी वर्ष फिडे शतरंज विश्व कप की मेजबानी की जाएगी। अब भाई बात करें इसका आयोजन कब से कब तक होगा, तो इसका आयोजन जो है वो 31 अक्टूबर 2025 से 27 नवंबर 2025 के दौरान होगा और इसमें 200 से अधिक जो है वो खिलाड़ी भाग लेंगे विश्व भर के। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं फिडे की, यानी जिसके द्वारा इसका आयोजन होगा। तो द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, इसकी स्थापना होती है 20 जुलाई 1924 को, मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है और अध्यक्ष हैं अर्कदी द्रुकोविच। ओके, बढ़ते हैं आगे। तो प्रश्न है भाई, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप जरूर से याद रख लीजिएगा। ठीक है, पूछा जा सकता है, पहले से भी इस प्रश्न को पूछा जाता रहा है। ठीक है, तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान का नाम बदलकर हाल ही में राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान रखा गया है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है राजा महेंद्रवरम में। देखिए, प्रश्न ये पूछा जाएगा कि केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान है, इसका नया नाम क्या रखा गया है? तो इस नाम को आप विशेष रूप से याद रख लीजिएगा, क्योंकि इसका नाम जो है बिल्कुल उलट कर दिया गया है। तो क्या रखा गया भाई? राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान। ठीक है, तो भारतीय कृषि किसके द्वारा बदला गया है, ये भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी ICAR द्वारा केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान यानी सिट्री हम लोग इससे बोलते हैं, का नाम बदलकर हाल ही में राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान जो है वो रखा गया है और इसका मुख्यालय राजा महेंद्रम यानी आंध्र प्रदेश में है। और बात करें, ये तो इसका मुख्यालय हो गया। ठीक है, तो इसके 6 प्रमुख केंद्र भी हैं जो हैं तमिलनाडु के गुंटूर में। तमिलनाडु में इसके 4 प्रमुख केंद्र हैं। कहाँ पर? गुंटूर, कुंदुकुर, जीलुकुमती और बदसंदूर। वहीं एक जो केंद्र है वो कर्नाटक के हुंसूर में है और एक पश्चिम बंगाल के दिनहारा में है। तो ये जो इसके प्रमुख 6 केंद्र हैं। और इसकी बात करें, जो सिट्री था, पहले इसका नाम था केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। तो ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, नया नाम आप विशेष रूप से याद रखिएगा, क्योंकि आगे जो आने वाले एग्जाम्स में है उसमें पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, माइकल मार्टिन हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो इन्हें चुना गया है आयरलैंड का प्रधानमंत्री। तो माइकल मार्टिन को आयरलैंड गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरी बार चुना गया है, यानी दूसरी बार इन्होंने शपथ ग्रहण कर ली है। तो संसद में मतदान के बाद हाल ही में उन्हें आयरलैंड का प्रधानमंत्री चुना गया था। बात करें आयरलैंड की, राजधानी है डबलिन और मुद्रा यूरो है और प्रधानमंत्री अब भी बने हैं माइकल मार्टिन। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव हाल ही में कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आयोजन जो है वो हुआ बेंगलुरु में। कहाँ पर भाई? बेंगलुरु में, यानी ऑप्शन सी सही है। तो बेंगलुरु में 23 से 25 जनवरी 2025 के दौरान छठवां अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव हाल ही में आयोजित हुआ। इसका विषय था कृषि पारिस्थितिकी के माध्यम से कृषि खाद्य प्रणालियों का परिवर्तन और एक वैश्विक संगठनों द्वारा। तो इसमें क्या है, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इटली सहित 10 से अधिक जो देशों के विशेषज्ञ थे वो शामिल हुए थे। तो 10 से अधिक देशों के विशेषज्ञ शामिल हुए थे। और पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव का आयोजन आपसे पूछा जाए तो ये बताएंगे 2017 में हुआ था। कहां पर हुआ था? तो ये कर्नाटक में आयोजित हुआ था। ठीक है, कर्नाटक में ही आयोजित हुआ था। और नोट ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। तो वर्ष जो 2023 था, इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया गया था। ओके, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तक 10,000 उत्पादों को GI टैग प्रदान करने का लक्ष्य रखा है? तो भारत सरकार ने 2030 तक, यानी ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है,
तो भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक 10,000 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। इसकी घोषणा जो है वो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं हमारे पीयूष गोयल जी, इनके द्वारा नई दिल्ली में 22 जनवरी 2025 को आयोजित जीआई समागम 2025 के दौरान की गई। अब भाई अभी तक जो हमारे जीआई टैग उत्पाद हैं वो कितने हैं भाई? भारत में अब तक 605 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है और 2030 तक कितना लक्ष्य रखा गया है भाई? 10,000 उत्पादों को। ठीक है, तो अभी कितने हैं? केवल 605, यानी आंकड़ा जो है बहुत दूर है और समय भी काफी है, तो हो सकता है हो जाए पूरा। ठीक है, तो पहला जीआई टैग किसे प्रदान किया गया था? वर्ष 2004 में। ठीक है, वर्ष 2004 में दार्जिलिंग की चाय को, मैंने इससे पहले भी बताया है, दार्जिलिंग की चाय को। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। तो प्रश्न रहेगा पहला लोकपाल स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया गया? ऑप्शन बी सही होगा 16 जनवरी को। तो 16 जनवरी 2025 को भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना दिवस समारोह का जो आयोजन है वो मानेकशा सेंटर नई दिल्ली में हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हमारे अभी बने हैं जस्टिस संजीव खन्ना, इन्हीं ने भाग लिया मुख्य अतिथि के रूप में। ओके, और 16 जनवरी 2014 को लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 की धारा 3 के कार्यान्वयन के साथ भारत के लोकपाल की स्थापना की गई थी। तो भारत के लोकपाल की स्थापना कब हुई थी भाई? 16 जनवरी 2014 को, याद रखिएगा। और वर्तमान में भारत के लोकपाल के जो अध्यक्ष हैं वो न्यायमूर्ति एएम खान बिलकर हैं, तो इनका नाम भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है पराक्रम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसे हम लोग मनाते हैं 23 जनवरी को। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2021 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। ओके, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो इस दिवस को हम लोग मनाते हैं 24 जनवरी को। तो बालिकाओं के सामने आने वाली असमानताओं के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है और पहली बार इस दिवस को मनाया था हमने 2008 में। थीम की बात करें तो थीम है एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर ए ब्राइट फ्यूचर। ओके, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है 24 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को हम लोग मनाते हैं उत्तर प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस। तो उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना जो है वो उत्तर प्रदेश के रूप में, ठीक, इस नाम के रूप में 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इससे पहले जो इसका नाम था वो यूनाइटेड प्रोविंस था। ओके, तो भारत पहली बार जो इस राज्य का स्थापना यानी उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस है उस 24 जनवरी 2018 को मनाया गया और उस समय जो राज्यपाल थे तत्कालीन राज्यपाल श्री राम नाईक जी की पहल पर इसे मनाया गया था। ओके, बढ़ते हैं आगे। तो प्रश्न है राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसे हम लोग मनाते हैं 25 जनवरी को। कब? 25 जनवरी को। तो नागरिकों को चुनाव के प्रति जागरूक करने व उन्हें चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब क्या हुआ था भाई? 25 जनवरी 1950 को भारत चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। इसको चिन्हित करने के उद्देश्य से भी इस दिवस को हम लोग मनाते हैं और पहली बार जो है इसे वर्ष 2011 में मनाया गया था। कौन सा भाई ये दिवस? ठीक है, कौन सा? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ओके, तो ये दिवस भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इस दिवस को भी याद रखिएगा विशेष रूप से। ठीक है, और थीम की बात करें तो थीम है वोटिंग जैसा कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से वोट दूंगा, यानी नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। बात कर लेते हैं हम लोग भारत निर्वाचन आयोग की। तो स्थापना की बात हम लोग कर चुके हैं, 25 जनवरी 1950 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और अभी वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो हैं राजीव कुमार, जो कि 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। अब यहाँ पर कई बार पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की बात आई है, कई बार एक प्रश्न पूछा गया है। तो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे।
प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इस दिवस को हम लोग मनाते हैं 24 जनवरी को। तो दुनिया में शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस जो है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 3 दिसंबर 2018 को घोषित किया गया था और पहली बार वर्ष 2019 में मनाया गया था। तो इस वर्ष की थीम जो है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की वो है AI एंड एजुकेशन, प्रिजर्विंग ह्यूमन एजेंसी इन ए वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन। तो भाई इस वर्ष की थीम याद रखिएगा। ओके, तो ये था वीकली करंट अफेयर्स जो काफी महत्वपूर्ण था। इसमें 30+ जो है वो प्रश्न हमने शामिल किए थे और आपने देखा होगा कि ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट में देख रहे हैं तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। बाकी जो वार्षिकी हमारी करंट अफेयर्स है, ठीक है, मैंने शुरुआत में भी बताया और अब बता दे रहा हूँ कि वार्षिकी 2025 की जो ये PDF यानी ई बुक है, PDF, उस पर विशेष ऑफर आज चल रहा है, तो आप उसे ले सकते हैं वेबसाइट से। ठीक है, वेबसाइट का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है, वेबसाइट है बुक्स डॉट द बेस्ट ज्ञान .com। तो इस वेबसाइट पर आप जाइए और इस वार्षिकी को परचेज कर लीजिए। और हाँ, आज गणतंत्र दिवस के मौके पर जो है करंट अफेयर्स मेंबरशिप है, करंट अफेयर्स मेंबरशिप जो है हमारी, ठीक है, उस पर विशेष ऑफर चल रहा है जो आज रात्रि 12 बजे तक है। इसे मात्र आप 199 रुपए में जो है वो परचेज कर सकते हैं। ठीक है, पूरे 1 साल यानी 365 डेज की वैलिडिटी के लिए इसमें आपको डेली, वीकली, मंथली सभी तरह करंट अफेयर्स जो है वो आपको मिलता रहेगा। और ये जो वार्षिकी की मैंने बात की है ये भी इसमें फ्री मिल जाएगी। किसमें भाई? करंट अफेयर मेंबरशिप में। और यह मेंबरशिप जो है वो ऐप पर अवेलेबल है। ऐप का लिंक मैंने जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या आप इसे सिंपली द बेस्ट ज्ञान प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे, द बेस्ट ज्ञान, और आपको ऐप जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, और हाँ, iOS यानी जो एप्पल का मोबाइल यूज करते हैं उनके लिए भी एक समाधान हम लोगों ने ढूंढ लिया है। हमारी वेबसाइट है ऐप करके, ठीक है, ऐप डॉट द बेस्ट ज्ञान .com। ठीक है, तो इस पे आप विजिट करेंगे तो जो एप्पल यूजर हैं वो हमारे कंटेंट को एक्सेस कर सकेंगे, यानी उन्हें ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। इसका एक शॉर्टकट बना लीजिएगा, ठीक है, अपने मोबाइल में, और ये ऐप की तरह ही काम करेगा। तो आप, ठीक है, जो बहुत लोगों की समस्याएं थी कि सर मेरे पास आईफोन है, ऐप नहीं इंस्टॉल हो रहा है, तो भाई आप ऐप इंस्टॉल मत करिए, आप वेबसाइट का यूज करिए। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा है आप लोग एक बार कमेंट जरूर बताइएगा, कमेंट करके। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।